हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है बीटीएस क्लासेस के अंदर। जैसा कि हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए प्रीवियस पेपर पीवाईक्यू की सीरीज को लेके आए हैं, जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसी की आज नेक्स्ट क्लास आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लेके आए। लास्ट क्लासेस में आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस हमने कवर किए थे जो काफी इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस रहे हैं। उन क्वेश्चंस को आगे कुछ अच्छे और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। जो बच्चे नए फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम इस चैनल के साथ अटैच है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। और इससे पहले जो हमारी पीवाईक्यू की सीरीज पड़ी हुई है क्वेश्चंस की, उन वीडियोस को भी देखें और शेयर कर दें। चलिए क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। जैसे कि हमारा आज का क्वेश्चन हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोल रहा है कि प्रिज्म पर गुजरने पे सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला कौन सा अपरिवर्तित होने वाला। अपरिवर्तित मतलब क्या, अपवर्तन। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर गुजरता है और वो अपना रास्ता चेंज कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, वो क्या कहलाता है, अपरिवर्तन। यानी जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन के नाम से, जिसको हम जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो ध्यान दो बेटा, प्रिज्म से गुजरने पर जो होगा इसका आंसर क्या। हमारा ऑप्शन हमारे पास है पीला, ये बैगनी, नीला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, बैगनी आंसर होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि जबकि अगर हम बात करें बैगनी कलर के जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है। देखो क्वेश्चन ध्यान देना, अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तरंग दैर्घ्य किसकी सबसे अधिक होती है, तब आंसर क्या आएगा, बैगनी, तब भी हमारा आंसर होगा। लेकिन प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा अपरिवर्तित होने वाला प्रकाश कौन सा है, तब भी आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, बैगनी निकल के आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि रासायनिक गुना को आप परिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाला कण है। ठीक है, ये बताना है हमको। क्या रासायनिक गुना को आप अपरिवर्तित रखते हुए, ये आप परिवर्तित नहीं, यहां पर चेंजेस है, अपरिवर्तित रखते हुए, बेटा ध्यान देना। ठीक है, अपरिवर्तित रखते हुए, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। कुछ है मिस्टेक है यहाँ पर ये। ठीक है, टाइपिंग में क्या है, रासायनिक गुना को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाला कण कौन सा है। ऑप्शंस हमारे पास है न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आंसर इसका बताते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है बेटा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में बताया जाता है कि ये एक उदासीन कण होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। ठीक है, एक उदासीन कण है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। अच्छा, इस क्वेश्चन से कभी कभी क्या होता है, कुछ डिस्कवरीज पूछ ली जाती है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, या प्रोटॉन का दूसरा नाम क्या है। इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी, थॉमसन ने की थी। किसने की थी, थॉमसन ने की थी। अगर हम बात करेंगे, ठीक है, प्रोटॉन की जो खोज थी वो किसने की थी, प्रोटॉन की खोज बेटा जो की थी गोल्डस्टीन ने की थी। क्या कहा था, गोल्डस्टीन ने। और इस प्रोटॉन को ही हम कैनाल रे के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बेटा, कैनाल रे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज अगर हम बात करेंगे तो न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी, चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। तो देखिएगा क्वेश्चन आपसे ये क्या होता है कि हमसे पूछ लिया जाता है इस तरीके का कि यहां पर कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। एक क्वेश्चन और भी इससे बन सकता है कि जब 1906 में नोबेल प्राइज मिला था, किसको मिला था, थॉमसन को मिला था, जो एक भौतिक शास्त्री थे जिन्हें 1906 में क्या मिला था, इलेक्ट्रॉन की खोज करने पर इन्हें क्या मिला था, एक नोबेल प्राइज भी मिला था। तो एक क्वेश्चन हमारा अगर नोबेल प्राइज से रिलेटेड की बात करेगा तो ये भी बन सकता है हमारा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डायोड का प्रयोग में लाया जाता है, डायोड को प्रयोग में लाया जाता है, डायोड को जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। किस प्रयोग में लाया जाता है ये,
प्रावधान के रूप में, दृष्टिकारी के रूप में, 2 लीटर के रूप में, उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो आंसर इसका सिंपल सा है कि दृष्टिकारी के रूप में हम क्या करते हैं, डायोड को प्रयोग में लाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ओम का नियम। ठीक है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे कई क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो बेटा क्या है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। अब तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम ओम का नियम देखते हैं। ठीक है, तो ओम का नियम क्या होता है उसके बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, देखो ओम का नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि चालक में जब हम विद्युत धारा, क्या होता है, चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो चालक के दोनों सिरों के समानुपाती होती है। ये हमारा क्या कहलाता है, ओम का नियम कहलाता है। क्या होता है, जो चालक के बीच विभवांतर की होती है उनके बीच के क्या होती है, समानुपाती होती है, जिसको हम क्या डिनोट करते हैं, V = IR करते हैं। किससे करते हैं, V = IR। अब यहां पर V क्या है, V जो होता है वो हमारा विभवांतर होता है, जिसको हम बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं, वोल्टेज। I जो होता है वो हमारा क्या होता है, विद्युत धारा होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं करंट। ठीक है, R = जो क्या होता है वो हमारा क्या होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, R = क्या होता है, हमारा प्रतिरोध होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा ये हो गया, अगर रेसिस्टेंस बोलते हैं। दूसरी चीज हम ये भी इजीली वे में कह सकते हैं कि जो हमारा विभवांतर होता है वो विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे कभी कभी क्या बोल सकता है कि ओम का नियम सत्यापित करता है, या ये तो बोला ये ओम का नियम है, और आपको डेफिनेशन में ऑप्शन ये भी ये दे दिया कि जो विभवांतर होता है वो क्या हमारा विद्युत धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो V = I है, तो यानी V जो हमारा क्या है वो विभवांतर है, और I जो हमारा क्या है वो करंट है, और R जो क्या है वो हमारा रेसिस्टेंस है। तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर ही हमारा क्या है, ये विभवांतर हमारा यानी V निकल के आया। दूसरा चीज इसका हम फार्मूला क्या बना सकते हैं, अगर हम दूसरे की बात करें, इसमें दूसरा फार्मूला हमारा बन सकता है R = I/V। एक हमारा फार्मूला ये भी बन सकता है कि R = I/V। ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरे फार्मूले की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा फार्मूला क्या हो सकता है, I = V/R। तो ये तीसरा फार्मूला ये भी बन सकता है। तो ओम के नियम की अगर हम बात करें तो आपका अगर इसमें V = IR दे रखा है, ये बात बिल्कुल सही कह रहा। R = IV है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। I = VR है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चंस में आते हैं कि ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात कौन सी है। पहला है, अमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। अमीटर और श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अमीटर को समांतर क्रम में और वोल्ट मीटर को शहरी क्रम में जोड़ना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर इसका जो होगा वो क्या होगा, अमीटर और श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। यानी आंसर इसका क्या है, बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत विभव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, विद्युत विभव। ठीक है बेटा, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। फटाफट जल्दी से आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शंस हमारे पास है, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। फटाफट इसका आंसर जल्दी से बताएं। वोल्ट मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा, तो क्या विद्युत विभव की अगर हम बात करें तो विद्युत विभव को मापने के लिए उपकरण कौन सा प्रयोग किया जाता है, आंसर इसका होगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, एक चीज ये, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इससे कि आपसे हो सकता है ये पूछ ले कि विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। लास्ट वीडियो जो हमारी थी उसमें मैंने अदिश राशि और सदिश राशि को अच्छे से डिस्क्राइब किया था, तो बच्चों आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको अदिश एंड सदिश राशि का सारे क्लियर पता चल जाएगा। उसमें मैंने बताया था। तो विद्युत जो विभव है हमारा है वो कैसी राशि है, हमारी अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत विभव हमारा कैसा है बेटा,
अदिश राशि है। एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन की हम बात करें, विद्युत विभव का मात्रक पूछ सकते, तो मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, इसका वोल्ट हमारा जो है वो मात्रक हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन ये दो हमारे इजिली वे में बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस तापमान पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। किस टेम्परेचर पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है। ऑप्शन हमारे हैं गलत तापमान, गलत नहीं होगा, ये गलन तापमान होगा बेटा। क्या है, गलन तापमान। गलन तापमान, क्यूरी तापमान, नील तापमान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर इसका हमारा क्या निकल के आएगा, क्यूरी तापमान। तो क्यूरी तापमान क्या होता है, क्यूरी तापमान वो होता है जहां पर अपना ये चुंबक जो होती है वो क्या करती है, अपने गुणों में परिवर्तन ले आती है। यानी जिस टेम्परेचर पर हमारा चुंबक जो है अपने गुणों में परिवर्तन लाती है वो हमारा टेम्परेचर क्या कहलाता है, क्यूरी तापमान कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक व्यक्ति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है। यानी कोई एक व्यक्ति है और वो पृथ्वी पर जो अधिक भार है वो अपना किस स्थिति में ढकेल सकता है, सबसे ज्यादा किस पोजीशन पर होगा कि उसमें भार को क्या करे, ढकेल सकता है। ऑप्शन हमारे कि बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, उपयुक्त में से कोई नहीं, और उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक की बात करें तो ये 5 ऑप्शन है। बताइए फटाफट जल्दी से आंसर इसका कमेंट बॉक्स में। क्या है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है। तो आंसर इसका बेटा जो होगा, एक व्यक्ति जो है वो आंसर इसका हम सीधा सा जाएंगे खड़े होने की स्थिति में। ठीक है, जब आप खड़े होने की पोजीशंस पर होते हो तो सबसे ज्यादा आप भार ढकेल सकते हो। कहने का मतलब ऐसी कंडीशंस क्यों आती है कि मतलब ये है कि जब आपका क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है वो कम होगा, जितना एरिया आपका कम होगा उतना आप क्या कर सकते हो, ताकत लगा सकते हो, भार को ढकेल सकते हो। तो आंसर इसमें हमारा क्या होगा, खड़े होने की स्थिति में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें क्या होता है कि आप पता है P = F/A, क्या होता है, P = F/A होता है। अब P क्या हमारा, ये दाब आता है। ठीक है, P = दाब, F = क्या होता है हमारा, बल होता है, और A = हमारा क्या होता है, एरिया यानी क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो इस ये आपका क्वेश्चन कभी कभार ऑप्शंस में आपका ये फार्मूला पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक रहता है। कैसा होता है, समान रह जाता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बेटा अगर हम बात करें शुद्ध पानी की तुलना में जो अशुद्ध पानी का क्वथनांक होता है वो हमारा क्या होता है, हमेशा बढ़ जाता है। ठीक है, जितना कि अशुद्ध पानी में अशुद्धियां ज्यादा आती हैं तो इसलिए उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, हमारा जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहा जाता है। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है अपचयन, दूसरा है उपचयन, तीसरा है अपोपक्षय अभिक्रिया, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं, पांचवा उपयुक्त में से एक अधिक। ठीक है, तो देखो अपचयन की अगर हम लोग बात करें तो अपचयन को हम बोलते हैं क्या, बोलते सीधा सा अगर हम बात करेंगे रिडक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शंस। उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और अपोपक्षय को बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये चीज है। तो सबसे पहले तो हम ये चीज को देख लें कि आंसर केस में बोल रहे हैं ऑक्सीकरण संख्या जब घटती है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन की संख्या जब घटती है। ठीक है, तब बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, यानी उपचयन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एक्चुअल में है क्या, तो उपचयन ऑक्सीडेशन जो हमारा है वो क्या है। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जहां पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन हमारा ऐड होता है। क्या होता है, अगर जहां पर हमारा ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो वो वहां पे क्या प्रोसेस कहलाता है, हमारा ऑक्सीडेशन कहलाता है हमारा। जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो दूसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो यहां से रिमूव हो जाएगा।
ठीक है, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है हमारा, ठीक है। दूसरा आता है रिडक्शंस की, अगर हम बात करेंगे तो जो रिडक्शंस होता है वो क्या कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में देखते हैं। रिडक्शंस में सीधा सा होता है हाइड्रोजन का ऐड होना, क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना, ठीक है। और जिसमें ये दोनों प्रोसेस हो जाए, दोनों इक्वेशंस बन जाए, वो हमारी क्या कहलाती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। तो आंसर क्वेश्चन क्या, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है उसको हम क्या कहते हैं, तो ऑक्सीकरण संख्या जो घटती है उसका ऑप्शन हमारा क्या सीधा सा बनेगा आपका, जाके इसका आंसर होगा ऑक्सीडेशन या उपचयन, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, ये आपका लिथियम, बेरिलियम, ये होता है बोरान, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं, बोरान। तो ध्यान दीजिएगा किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, तो परमाणु त्रिज्या हमारी क्या होती है, चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारा नाभिक है, जैसे ये एक नाभिक है, ठीक है, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन कक्षाएं हैं, ये तो जो भारी इलेक्ट्रॉन कक्षा होती है आउटर वाली, उससे और नाभिक तक की जो दूरी हमारी होती है, उसी से हम क्या करते हैं, परमाणु त्रिज्या को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, परमाणु त्रिज्या निकालते हैं। तो यहां क्वेश्चंस क्या है कि सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या क्या, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो परमाणु त्रिज्या होती है वो किसकी होती है, लिथियम की होती है, जो अप्रॉक्स 168 पिकोमीटर के बराबर होती है, ठीक है। बेरिलियम की जो होती है वो 112 होती है, बोरान की आई थिंक शायद 65 होती है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा जो होती है वो फ्रांसियम की होती है, सबसे ज्यादा फ्रांसियम की होती है 348 पिकोमीटर, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो। और सबसे कम पूछा जाता है तो सबसे कम जो होती है वो किसकी होती है, हीलियम की होती है, कितनी होती है, 0.208 पिकोमीटर होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अगर आपसे क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो फ्रांसियम की होती है, सबसे कम पूछा जाता है तो किसकी होती है, हीलियम की होती है, ठीक है। लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें परमाणु त्रिज्या सबसे कम सबसे बड़ी किसकी है, तब आंसर इसका क्या निकल के आएगा, लिथियम निकल के आएगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा कि फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम्स में क्वेश्चन ये मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा है। कई बार आप पेपर पीवाईक्यू अगर उठा के देखोगे तो हर आपको 1-2 साल में रिपीटेड रहता ही रहता क्वेश्चन है। तो फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन हमारे एथेन, एथिलीन, मिथाइलिन, उपयोग में से एक से अधिक या उपयोग में से कोई नहीं। तो आंसर इसका अगर हम बात करेंगे तो आंसर हमारा क्या है, इसका एथिलीन है, ठीक है। तो एथिलीन जो गैस है वो एक आपका रंगहीन गैस है, एक कलरलेस है, कैसी है, रंगहीन गैस है। इसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो C2H4 होता है आपका, ठीक है, C2H4 होता है। अच्छा ये गैस एक्चुअल में फलों को क्यों पका देती है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें जो आपका फल होते हैं उनको पकने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ये दो चीजें कैसी है कि एटमॉस्फेयर से उनको ये चीजें मिलती रहती हैं, तो फल क्या होते हैं, जल्दी से जल्द आपकी सब्जी हो या कोई भी फल हो गया तो उनके लिए क्या करती है, फायदेमंद होती है, बेनिफिट्स होती हैं। अच्छा जो एथिलीन होती है वो क्या करती है, जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आती है, क्या करती है, एथिलीन जो है वो जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आती है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो क्या कि हमें पौधों को पकाने के लिए इन्हीं दो की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसीलिए एथिलीन गैस को रखा जाता है, क्योंकि ये क्या करती है, जैसे ही ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आती है इससे कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिल जाता है, उसको वाटर मिल जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका बेटा क्या लगाएंगे, हम एथिलीन गैस लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। बोला है तो ऑप्शन हमारे पास है उदासीनीकरण, विघटन, संयोजन और उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब है NaOH, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब हमारा क्या, HCl है,
ठीक है, क्या है, HCl है, कि अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड, ये बोल रहे हैं सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बनता है और जल बनता है यानी वाटर बनता है। ठीक है, NaCl बनता है और हमारा क्या बन जाता है, सीधा सा वाटर बन जाता है। अब देखो बात करो तो ध्यान दो कि जहां पर हमारा क्या प्रोसेस, ये पूछे कौन सी अभिक्रिया है, NOH अगर हम बात करें यानी NOH जो हमारा है वो हमारा क्या है बेटा, क्षार है, और HCl जो हमारा क्या है वो अम्ल है। ठीक है, तो जहां पर क्षार और अम्ल की क्रिया करने पे सॉल्ट यानी लवण और वाटर यानी जल बनता है, वो क्रिया हमारी क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक, ध्यान दो क्या होता है कि जहां पर क्षार और अम्ल आपस में रिएक्शन करें और रिएक्शन करने के बाद लवण यानी सॉल्ट मिलता है, यानी ये क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया आपका, अगर हम बात करें एसिड हो गया। तो यानी बेस और एसिड रिएक्शन करते हैं और हमको क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हमारी कहलाती है। ठीक है, अब दूसरी बात इसमें बात करते तो आंसर इसमें हमारा क्या हो जाएगा, उदासीनीकरण का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है, विघटन की बात करते हैं। विघटन का मतलब क्या होता है, इसको एक चीज से समझते हैं, मान लेते हैं कि ये चीज ध्यान दीजिएगा। दूसरा चीज इसको हम समझते हैं, विघटन की बात करते हैं। विघटन का मतलब है जैसे ये A और B है, इसको हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी हमारे पास एक चीज दे रखा है, उसका क्या होता है कि अगर हम उसको ब्रेक करते हैं, जो दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, वो हमारा क्या कहलाता है, विघटन की बात करते। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर हम बात करें, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 लिया और इसका मैंने रिएक्शन कराया, तो ये हमारा क्या होगा, CaO प्लस हमारा CSO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा है, और जिससे मैंने इसको विघटन किया, तो CO क्या हमारा होता है, CO जो होता है इसको भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं या जला हुआ चूना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं या जला हुआ चूना भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, अगर हम बात करेंगे ये आपका विघटन कहलाता है। संयोजन में क्या होता है, संयोजन का मतलब सीधा सा है कि जहां पर हमारा A और प्लस ये दोनों ऐड होके क्या बने, एक प्रोडक्ट बनाए, वो हमारा क्या कहलाता है, संयोजन। जैसे एग्जांपल तौर पे बात करें, मैंने कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, इनको अगर मैंने क्या किया, इनसे रिएक्शंस कराया, ये किसमें कन्वर्ट हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए, डेट इज कॉल्ड संयोजन रिएक्शंस हमारा ये कहलाता है हमारा। ठीक है, समझ गए इतनी सी बात को। तो एक तो आंसर हमारा जो इसका आंसर जाएगा वो बेटा वो क्या जाएगा, उदासीनीकरण हमारा आंसर जाएगा। हो सकता है कि वो आपसे उदासीनीकरण का ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया कि अगर हम क्षार और लवण की रिएक्शन कराते हैं और उसके बाद हमें लवण और वाटर मिलता है, सॉरी क्षार और अम्ल की रिएक्शन कराते हैं उसके बाद हमें लवण और जल मिलता है, तो वो कौन सी रिएक्शंस कहलाती है, तो उसका आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, उदासीनीकरण आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा ये है कि इमली में कौन सा अम्ल है। ये कई बार क्वेश्चन आया है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि इमली के अलावा भी कई एसिड्स होते हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में कौन सा अम्ल, अगर हम लोग बात करेंगे तो इमली में जो हमारा है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी टार्ट्रिक अम्ल इमली में जो है वो हमारा पाया जाता है। ठीक है, अब टार्ट्रिक अम्ल के बाद इसमें मेथॉक्सी जो अम्ल है, वो मेथॉक्सी अम्ल जो हमारा होता है वो हमारा जो होता है वो मधुमक्खी और चींटी के डंक में पाया जाता है। किसमें, मधुमक्खी और चींटी के डंक में पाया जाता है। जो मधुमक्खी और चींटी हमको काट लेती है, जो जलन सी महसूस होती है, वो एसिड कौन सा होता है, हमारा मेथॉक्सी एसिड होता है। और जो लैक्टिक एसिड है वो हमारा कौन से इसमें पाया जाता है, लैक्टिक जो एसिड होता है वो किसमें पाया जाता है, हमारा दूध में लैक्टिक एसिड आपका इसमें क्या होता है वो पाया जाता है हमारा। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करें कि इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन इसमें चीजें पूछ ली जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे कि सेब हमारा जो है, सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो सेब में जो एसिड होता है वो कौन सा होता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सेब में कौन सा पाया जाता है, अगर हम लोग बात करेंगे सेब में जो हमारा होता है वो कैसा होता है, हमारा मैलिक एसिड सेब में हमारा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद टार्ट्रिक हम लोग के जैसे हम लोग बात किया। हाँ, एक चीज और भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि अंगूर में कौन सा होता है, तो अंगूर में भी बेटा टार्ट्रिक होता है। कौन सा होता है, अंगूर में। तो अंगूर में अगर पूछेगा तो अंगूर में भी हम कौन सा एसिड लगाएंगे, टार्ट्रिक अम्ल लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है,
चीज ध्यान दीजिएगा। तो इनके अलावा भी क्वेश्चंस कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि इसमें कौन सा अम्ल होता है, इसमें कौन सा अम्ल होता है। और इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, आपके देखिए क्वेश्चंस आता है, हाँ सिरके की बात करते हैं, ठीक है। अगर सिरके में पूछा जाता है तो सिरके में क्या लगाते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड। सिरके में कौन सा होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आए हुए, पूछे गए आपसे कई बार, ठीक है। तो इसको हम लोग ने डिस्कशन यहाँ पे किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक, यानी लोहे का बुरादा अगर है तो ये Fe हो गया, और तनु हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl। अगर हम इसको क्या करते हैं, अम्ल डालने से क्या होता है, तो इसमें सीधा सा हम लोग बात करें तो हमारा ये बनता है FaCl, और हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, रिएक्शंस होती है। तो ऑप्शंस अगर हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है, ठीक है। तो हम किस पे जाएंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शंस पे हमारा यहाँ पर जाएंगे कि इसमें आपका क्या रहता है कि इनका उत्पादन होता है, ठीक है। बाकी देखो रिएक्शंस बैलेंस तो नहीं है, बट बैलेंस कर लो कि हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर 1 है तो मैंने 2 लगाए, क्लोरीन 2 हो गए तो यहाँ पर ये क्लोरीन हो गया। यानी किसी बात करें फेरस क्लोराइड और हमारा हाइड्रोजन गैस हमारा जो क्या होता है वो आयरन क्लोराइड जो हमारा होता है वो मिल जाता है हमको, ठीक है। तो ऑप्शन हम किस पे टिक करेंगे, फर्स्ट वाले पे टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक है, pH 7 से अधिक है। तो pH क्या होता है, ये चीज ध्यान करते हैं। सबसे पहले हम लोग pH के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। pH है क्या, pH एक ऐसा मापन होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम ये पहचान पाते हैं कि हमारे कि कौन सी चीज वॉट के इसमें अम्ल है, या कौन सा क्षार है, या कौन सा उदासीनीकरण है, ठीक है। pH स्केल एक होता है जिससे हम ये मेजर कर पाते हैं। जैसे देखिएगा इस तरीके से अगर हम बात करें, pH जो स्केल होता है वो कुछ इस तरीके से बना होता है, pH स्केल हमारा, ठीक है। ठीक है, देखो ध्यान दो क्या दे रहे, अगर हम देखें तो एक स्केल हमारा ये होता है जिसमें अगर हम देखें तो 14 नंबर तक ये होता है। बीच में हमारा 7 होता है। 7 का मतलब होता है कि ना ये उदासीनीकरण है। अगर किसी का pH 7 आ रहा है तो ये क्या होता है, उदासीनीकरण, यानी ना तो ये क्षार में होता है ना ही ये अम्ल में होता है। और इसका आंसर हमसे पूछा जाता है कि pH 7 किसका होता है, तो वो हमारा क्या है, वाटर है, ठीक है। वाटर का जो pH होता है वो क्या रहता है, 7 रहता है। अब कंडीशन क्या है इसमें ध्यान दो कि अगर 7 से कम किसी का pH है, यानी 7 से कम अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो 7 से कम अगर यानी हम इधर बढ़ते चले आ रहे हैं, 7 से कम आ रहे हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं, यानी ये हमारे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। 7 से कम अगर हम आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम उधर बढ़ जाते हैं यानी 7 से अधिक बढ़ जाते हैं, तब हमारे ये चीज क्या कहलाते हैं, आपके बेस कहलाते हैं, यानी तब ये हमारे क्या कहलाते, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा गया कि pH 7 अधिक किसका है, तो pH जो अधिक है इसमें वो किसका है। अगर आंसर की हम बात करें, ऑप्शन हमारे पास गैस्ट्रिक जूस है, रक्त प्लाज्मा है और सिरका। तो आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा बेटा रक्त प्लाज्मा की हम बात करेंगे, ठीक है। आंसर क्या लगाएंगे इसका, हम रक्त प्लाज्मा की बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि गैस्ट्रिक जूस की अगर हम लोग बात करें तो गैस्ट्रिक जूस का जो होता है वो 1.5 से 3.5 तक रहता है pH हमारा, जो एसिड में आ जाता है। सिरके की अगर हम बात करें तो सिरका जो हमारा रहता है वो कितना 2.0 से लेके आपका 3.5 तक रहता है, जो हमारा सिरके का आपका क्या आ जाता है, pH वैल्यू निकल आता है। तो समझ गए pH का हमारा क्या रहता है कि pH आपका किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, इस टाइप का एक स्केल होता है, ऐसे बात कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। चलिए आज के लिए क्वेश्चंस इतना ही थे, ठीक है।
तो आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे कल अच्छा ये रहेगा कि कल क्लासेस जो रहेंगी वो ऑफ रहेंगी ईद की वजह से, तो कल के लिए छुट्टी रहेगी। लेकिन हाँ, आपके संडे को क्लासेस की कंटिन्यू मिल जाएगी, संडे को क्लास आपको मिलेगी, संडे को पढ़ाया जाएगा। लेकिन कल की ईद की वजह से इसकी क्लासेस छुट्टी रहेगी। जो बच्चे इस चैनल पे नए जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। बाकी हम लोग परसों क्लास संडे को मिलते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।